हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ फिजिक्स का क्लास 12 के न्यू वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो मैंने जेसीईआरटी के द्वारा क्लास 12 के फिजिक्स के लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया था उसको हमने बताया था कि आपको हम इसको 2-3 पार्ट में प्रोड्यूस करेंगे। पहला पार्ट जो था मेरा एमसीक्यू का, उसमें नया पैटर्न में आप देखे होंगे कि नया पैटर्न में 25 क्वेश्चंस जो रहेगा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो उसको आप निश्चित रूप से देख लेंगे। और आज का जो वीडियो है वेरी शॉर्ट में कितने क्वेश्चन रहेंगे? 9। कहाँ से कहाँ तक? तो ये रहेगा 26 से लेकर के 34 तक। 26 से लेकर के 34 तक ये 9 क्वेश्चंस रहेगा और यू हैव टू आंसर एनी 7 क्वेश्चंस का जवाब देना है। ये भी एमसीक्यू के रूप में ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन लिखना है, चाहे वो एक वर्ड में हो चाहे एक सेंटेंस में हो, ये आपको जवाब वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इसलिए चलिए शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो बीच बीच में दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। जो दूर दराज में है वहाँ तक मेरी बात पहुँच सकता है, और जो भी वीडियो हम आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाएंगे वो सबसे पहले आपको जा कर के उठाए कि चलिए 2024 की परीक्षा जो 16 फरवरी है उसकी तैयारी में जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आइए देखिए हमने क्या लिखा है। आपको यहाँ से बताया है जेसीईआरटी फिजिक्स मॉडल सेट 1, पहला जो आया है वेरी शॉर्ट आंसर 7 आउट ऑफ 9। 7 क्वेश्चंस का जवाब देना है 9 क्वेश्चंस में से। 7 क्वेश्चंस का आपको यू हैव टू आंसर आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस। तो 9 क्वेश्चंस में क्या क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26। आपको बताया है 1 से 25 जो रहेगा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा एमसीक्यू। इसमें 4 ऑप्शन आपको ए बी सी डी दिया हुआ रहेगा, और ये ओएमआर शीट में परीक्षा नहीं होने जा रही है। आपको आंसर कॉपी के लिए, आंसर के लिए जो कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा उसी में आपको लिखना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरा वीडियो शुरू में भी डाला गया है, ऑप्शन ए का अगर ए आंसर है तो ए के साथ और क्या क्या लिखा हुआ है वो भी कंप्लीट आपको लिखना पड़ेगा। न्यूटन है तो न्यूटन, जूल है तो जूल, या तीव्रता है तो तीव्रता, ये आपको लिखना पड़ेगा वापस। ये नहीं कि 1 का सिर्फ ए लिख दिए, 2 का बी लिख दिए, तीसरा का सी लिख दिए, 4 का डी लिख दिए, कंप्लीट हो गया। दैट इज नॉट। इस बार स्पेशली उस पर फोकस किया गया है। यू हैव टू राइट फुल आंसर, ऑप्शन के साथ उसमें जो मेंशन किया गया है उसका भी आंसर क्या है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। हम लोग यहाँ पर जो आपको बताया कि 7 क्वेश्चन का जवाब देना है, 9 क्वेश्चन दिया रहेगा। यहाँ पे 26 देखिए क्या कहता है, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम है। क्या यह अदिश है या सदिश है? नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। इज इट ए वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी? क्या है ये, इसका आपको जवाब देना होगा। तो एक वर्ड में लिखना है, एक वर्ड में लिखना है या एक सेंटेंस में लिखना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा आपको। तो विद्युत न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम अगर देखेंगे तो न्यूटन पर कूलम से चूज कीजिए। न्यूटन पर कूलम, न्यूटन इज फोर्स और दिस इज चार्ज। न्यूटन इज फोर्स, दिस इज चार्ज। फोर्स बाय चार्ज इज ई। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका आंसर हो गया। 2 पार्ट में इसका आंसर होगा। देखिए अगर सही ढंग से होगा तो अगर इसमें 1 मार्क्स है तो हाफ प्लस हाफ होगा, इसमें हाफ प्लस हाफ। 2 पार्ट में बांटा हुआ है। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन पर कूलम है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। तो ये उसका आंसर हो गया, ये उस पार्ट का आंसर हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट पार्ट है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर है या स्केलर है, ये इसका आपको हाफ मार्क्स जो है उसके लिए प्रोवाइड रहेगा। तो फोर्स है यहाँ पे, आप देख रहे हैं दिस इज फोर्स,
वेक्टर क्वांटिटी दिस इज चार्ज, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए ये क्या होगा, सदिश राशि होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है इसका ये आंसर। तो आपको इसका आंसर लिखना है, हिंदी में लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश राशि, इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26। 27 में आइए देखिए क्या कहता है, कॉपर और एल्युमिनियम से बनी दो समान कुंडलियों को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान गति से घुमाया जाता है, किस कुंडली में प्रेरित धारा का मान अधिक होगा। Two identical coils made of copper and aluminum are rotated with uniform speed in a uniform magnetic field. Then in which coil more value of induced current is produced? सबसे ज्यादा प्रेरित धारा किसमें उत्पन्न होगा, ये आपको इसका क्वेश्चन का ये पूछा जा रहा है। इसमें दो समान गति से समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली है, एक कॉपर का है एक एल्युमिनियम का है, दोनों को घुमाया जाता है, किसमें प्रेरित धारा का मान सबसे ज्यादा होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल, आप याद रखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल बट इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल। प्रेरित धारा जो है, प्रेरित धारा का जो मान होगा वो प्रेरित विद्युत एक कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, और इसका जो होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर, ये आपको होगा। अब जिसका आर कम है उसका करंट ज्यादा होगा, और जिसका आर ज्यादा है उसका करंट कम है। तो आप जानते हैं आपके पास दो चीज है, ये कॉपर है, कॉपर के लिए आर जो है वो कम होता है, और ये एल्युमिनियम है, इसके लिए आर जो है वो अधिक है ये। तो कॉपर में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो अधिक होगी। तो इसका आंसर आपको लिखना है एक वर्ड में, कहता है कि किस कुंडली में प्रेरित धारा का मान अधिक होगा, इसलिए आंसर लिखना है आपको तांबे की कुंडली में, कॉपर की कुंडली में प्रेरित धारा का मान अधिक होगा, इसलिए आपको सिर्फ आंसर लिखना है कॉपर लिखना है। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखिए ठोसों की क्रिस्टल संरचना की जांच के लिए किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। Which electromagnetic waves are used to examine the crystal structure of solids? क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स का अध्ययन के लिए किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं इसका होता है एक्सरे। एक्सरे इज यूज्ड टू एग्जामिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, ठोसों की क्रिस्टल संरचना के लिए, इसलिए इसका आंसर जो होगा 28 का, 28 का, ये 27 का आंसर था और 28 का हो जाएगा आपको एक्सरेज का उपयोग जो होता है वो क्रिस्टल सॉलिड्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का स्टडी के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 29। दो कणों का संवेग बराबर है, उनकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। 29 डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा इक्वल टू h by mv। h by mv का मतलब हुआ h by p, p इज मोमेंटा, ये संवेग है। अब दोनों कणों का ये तो कांस्टेंट है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। p जो है वो संवेग है, मोमेंटम है, तो दोनों कणों का ये बराबर है, इसका मतलब रेशियो इज सेम। जब रेशियो सेम है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो भी सेम ही रहेगा, इसलिए 29 का आंसर हो जाएगा लैम्डा 1 by लैम्डा 2 दैट इज 1/1, इसलिए इसको लिख सकते हैं आप 1:1 का रेशियो होगा ये, दैट इज आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ये 1:1। क्वेश्चन नंबर 30 आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में यहां पे दिया हुआ है आपका 30 में यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पी टाइप अर्धचालकों में कैसी अशुद्धियां मिली होती है।
अर्धचालक जो प्योर और इम्प्योर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑफ टू टाइप्स, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप प्योर सेमीकंडक्टर प्लस इम्प्योरिटी, एन टाइप प्योर सेमीकंडक्टर प्लस इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी दो तरह का होता है, एक पेंटावैलेंट और एक ट्राईवैलेंट। तो जब ट्राईवैलेंट शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व को मिलाया जाता है तो पी टाइप बनता है। इसलिए यहाँ क्या क्वेश्चन दे रहा है, पी टाइप अर्धचालक में कैसी अशुद्धियां मिली होती है। व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड इन पी टाइप। इसका आंसर क्या होगा 30 का, त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी तत्व। त्रिसंयोजी तत्व मतलब एल्यूमिनियम, बोरन, इंडियम, ये सब आपका आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, त्रिसंयोजी अशुद्धि कर सकते हैं आप, ट्राईवैलेंट एलिमेंट, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से ट्राईवैलेंट एलिमेंट। यहाँ पर हो गया, ये एल्यूमिनियम हो, चाहे बोरन हो, चाहे इंडियम हो, ये इसका अशुद्धि होता है। ये अशुद्धि उसमें हम मिलाएंगे तो ये पी टाइप बनेगा। और पेंटावैलेंट अगर रहता, अगर यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा आपको एन टाइप अर्धचालक में कैसे अशुद्धि मिली रहती है, तो आप याद रखेंगे वहां पर पेंटावैलेंट, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ये पेंटावैलेंट का रहेगा। इसको क्वेश्चन नंबर 31 आइए देखिए 31 1.5, ये 31 है। 1.5 अपवर्तनांक के एक लेंस को 1.5 अपवर्तनांक के एक लेंस को द्रव में रखा गया है। द्रव में रखा गया है। लेंस के गायब होने के लिए, लेंस के गायब होने के लिए द्रव का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए। ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक के एक लेंस को, तो यहां पर आप लिख सकते हैं ए लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is placed in a liquid. What must be the refractive index of the liquid in order to mark the lens disappear? एक लेंस है, उसको लिक्विड में डाल दिया गया है। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए कि उसमें लेंस दिखाई ही नहीं पड़े, वो गायब हो जाए। तो लेंस में का फॉर्मूला पढ़े हैं, 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर यहाँ पे μ1 और μ2 अगर दोनों बराबर कर दिया जाए, ये अगर दोनों बराबर करते हैं हम लोग, तो यहाँ से 1/f का वैल्यू हो जाएगा, ये 1 - 1 0, मतलब ये 0 हो जाएगा। और तब यहाँ से f का जो वैल्यू हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होने का मतलब वो गायब हो जाएगा, दिखाई ही नहीं पड़ेगा, गायब नहीं हो जाएगा। तो इसका क्या कंडीशन होना चाहिए, कहता है कि लेंस के गायब होने के लिए द्रव का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इसलिए इसका आंसर जो 31 का एक वर्ड में लिखाएगा वो होना चाहिए 1.5। लेंस का अपवर्तनांक और लिक्विड का अपवर्तनांक जब सेम हो जाएगा तो लेंस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए एक वर्ड में यहाँ पर एक डिजिट आंसर लिखना है, लेंस के गायब होने के लिए द्रव का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए। तो द्रव का अपवर्तनांक जो होगा वो होना चाहिए लेंस के अपवर्तनांक के बराबर 1 पॉइंट। यहाँ पर द्रव लेंस है μ2 और द्रव है μ1, इसलिए यहाँ पर जो लेंस का द्रव का अपवर्तनांक जो होगा, द्रव का अपवर्तनांक दैट शुड बी, ये होना चाहिए 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड शुड बी इक्वल टू 1.5। ओके 32 आइए देखिए 32 में क्या कहता है, 32 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है आपको। यहां से 32 नंबर क्वेश्चंस जो है वो कह रहा है, ओजोन परत द्वारा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होता है। ओजोन परत द्वारा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होता है। Which section of the electromagnetic spectrum is absorbed from sunlight by the ozone layer? ओजोन लेयर से हम लोगों की जो रक्षा होती है सूर्य से आने वाली कौन सी किरण,
पराबैंगनी किरण। तो पराबैंगनी भाग जो है अल्ट्रावायलेट रीजन जो उसका है वही यहाँ पे हम लोग को रक्षा। इसलिए 32 का एक वर्ड में आंसर होगा ओजोन परत द्वारा विद्युत चुंबकीय किरण का कौन सा भाग, तो इसका हो जाएगा क्या कहते हो, पराबैंगनी भाग। पराबैंगनी भाग अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन जो है वो हम लोगों का वहां से वो उसको एक्सपेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 33 आइए देखिए। चुंबकीय, हाफ लिखे हैं, चुंबकीय संवेदनशीलता। चुंबकीय संवेदनशीलता किस तरह के चुंबकीय सामग्री के लिए ऋणात्मक होती है? द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको आप लिखते हैं काई से, याद कीजिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है जिसको हम लोग काई से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 जिसको हम लोग काय से लिखते हैं, ये काय चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको दूसरा नाम होगा संवेदनशीलता। चुंबकीय संवेदनशीलता भी दूसरा वर्ड दिया है, अंग्रेजी में एक ही है, ससेप्टिबिलिटी याद रखेंगे आप। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय संवेदनशीलता। किस चुंबकीय सामग्री मतलब किस चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ का ऋणात्मक होता है, ये नेगेटिव होता है, ये इसका ये नेगेटिव होता है। यू नो मैग्नेटिक मटेरियल इज 3 टाइप्स, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है मतलब आपका जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक, ये हो गया डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये इसका एक वर्ड में आंसर होगा। 33, 34 एक क्वेश्चन और है, वो है बायट-सेवार्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, 26 से 34 9 क्वेश्चंस 1 मार्क्स का, याद रखेंगे। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन यहां पर हम पहले लिख देते हैं। 34 नंबर वो है बायो-सेवार्ट नियम का सदिश रूप लिखें। सदिश रूप लिखें। राइट द वेक्टर फॉर्म, राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सेवार्ट लॉ। राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सेवार्ट लॉ। तो आप ये आपको बताया, तो बार बार ये क्वेश्चन को रिपीट करता है वेक्टर फॉर्म में इसको लिखने के लिए। तो वेक्टर फॉर्म में जो लिखा जाता है वो आप बायट-सेवार्ट लॉ को, तो हम यहाँ पर उसका पहले यहाँ समझाते हैं फिर आंसर यहाँ लिखते हैं। इसका आंसर जो इसका होता है वेक्टर फॉर्म में, आप इसको सीधे लिख सकते हैं, डी वेक्टर डी वी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यू, आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यू, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ से। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डी वी है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो इस रूप में लिखा जाएगा। यहाँ से ये सब स्केलर क्वांटिटी है, देखिए ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आई रखे यहाँ से। यहाँ से डी एल के साथ हमने एक आर कर दिया और साइन थीटा कर दिए। एक आर अगर ऊपर दिया है तो एक आर यहाँ को देना पड़ेगा, आर क्यू। तो ये हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई हो गया ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी, डी एल साइन थीटा इज डी एल क्रॉस आर, और ये आर क्यू हो जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा आपको, इसलिए इस वेक्टर फॉर्म में ये लिखा जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यू। एमसीक्यू में इसको बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखेंगे। वहां लिखा रहेगा एमसीक्यू में ए नंबर में डी एल क्रॉस आर बाय आर, बी डी एल क्रॉस आर बाय आर स्क्वायर, सी डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यू, डी नन ऑफ दिस। तो ये वेक्टर फॉर्म में भी एमसीक्यू में भी आता है, और ये आपको 1 मार्क्स लिखने के लिए भी दे दिया आपको।
तो ये 26 से 34 टोटल क्वेश्चंस 9, यू हैव टू आंसर एनी 7। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब क्वेश्चन पेपर मिले आराम से 15 मिनट्स इज अलॉटेड फॉर द स्टडी ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आप उसको आराम से पढ़िए। 9 क्वेश्चन में से आप देखिए कौन सा क्वेश्चन आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। ऐसा कोई कंफ्यूज क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आप उसमें से 7 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए कि इसको हम जवाब देंगे। 2 क्वेश्चन अपने आप पेपर बन जाएगा, पेपराइजेशन हो जाएगा, निकल जाएगा, और तब उसको आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये था मेरा वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है उसका वीडियो। इसके बाद जो शॉर्ट है और फिर लॉन्ग है, तो लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो जो है, एक एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो अलग अलग ढंग से आपको मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी कुछ वीडियो है, जैसे न्यूमेरिकल्स पोर्शन है उसको हम आपको बताते हैं, और जो लैंग्वेज के रूप में है उसको भी आपको थोड़ा बहुत हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो फर्ज बनता है, ताकि मेरा भी मोमेंटम बढ़ा रहे और आपका भी, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करने का, ताकि उनको भी फायदा होता रहे। चलिए, थैंक यू।